हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी जिसमें हमने उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह पढ़े थे। देखिए प्रतीक चिन्हों की श्रृंखला जो है वो शुरू हो रही है और इसके बाद जो है हम एक-एक करके प्रतीक चिन्ह खत्म करेंगे, फिर उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट रेंज पे आ जाएँगे। लेकिन उससे पहले कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली बार शायद उत्तराखंड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक सर्कुलेट कर रही हूँ। जिसमें मैंने शुरू में जिसने मेरी इंट्रो वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने कहा था कि जो भी सिलेबस मैंने डिज़ाइन किया है या मैं आप तक जो नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, बेसिकली वो यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी को ध्यान में रख कर के करवा रही हूँ, है ना? तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो उनको नहीं पता कि यूके ट्रिपल एससी और यूकेपीएससी किस तरीके से काम करते हैं या किस तरीके से पेपर कंडक्ट करवाते हैं। तो थोड़ा बेसिक एक सिनेरियो सेट कर लेते हैं आपके दिमाग में, फिर उसके बाद हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाएँगे उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, है ना? तो थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ और फिर हम आज की कहानी जो है वो शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो है समझा देती हूँ मैं क्या है। थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए, उत्तराखंड जो है हमारा जो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड के 2 आयोग हैं, है ना? इस उत्तराखंड में 2 आयोग हैं। एक है आपका यूके ट्रिपल एससी, आपने कई बार नाम सुना होगा, चर्चाओं में भी खूब रहा है क्योंकि पेपर लीक वगैरह की खूब सारी आपको जो है यूट्यूब से या फेसबुक से या इंस्टा वगैरह से खूब सारी आपको जानकारी इसकी मिलती होगी। और दूसरा है यूके पीएससी, यूके पीएससी 2 हैं। ये यूके पीएससी जो है वो आपका हरिद्वार में है, हरिद्वार में स्थित है। और जो ये हरिद्वार में है और जो यूके ट्रिपल एससी है ये आपका जो है ये यहीं देहरादून में स्थित है ना? देहरादून में अगर आप ये सहस्त्रधारा वाली रोड पर चले जाओगे, जहाँ पर आपका जो है महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज है, उसी के आस-पास जो है आपको एक रेड कलर की बड़ी बिल्डिंग दिखेगी, उसमें लिखा भी है उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग। तो ये वही है, यूके ट्रिपल एससी वही है और यूके पीएससी है, ये हरिद्वार है। ये जो यूके पीएससी है, ये बन गया था आपका 15th मई 2001 को और ये तो आपका अभी-अभी एस्टेब्लिश हुआ है, ये हुआ है 17 सितंबर 2014 को, है ना? ये। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या काम करता है? दोनों ही एग्ज़ाम कराते हैं, दोनों ही एग्ज़ाम की जो है सारी डिटेल दोनों ही जो आयोग हैं, वो दोनों के दोनों जो है आपके एग्ज़ाम कराते हैं, लेकिन जो यूकेपीएससी है, वो आपका बड़े लेवल के एग्ज़ाम कराता है। बड़े लेवल का मतलब होता है कि प्रशासनिक जो एग्ज़ाम है, उनको कंडक्ट कराने की ज़िम्मेदारी जो है, वो यूकेपीएस जैसे लोअर पीसीएस वगैरह हो गया, आपका पीसीएस वगैरह हो गया और आपका जो है एनटी वगैरह नायब तहसीलदार वगैरह होगा, वो यही कराता है यूकेपीएससी। अगर आप इसको भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो आर्टिकल 315 में आता है ना? 315 में ही आता है। अगर आप इसको देखो तो इसके लिए पर्टिकुलर कोई आयोग नहीं है अलग से बना है। तो ये जो है ग्रुप सी वगैरह लेवल के एग्ज़ाम जो है यही कराता है यूके ट्रिपल एससी। तो ये आपको समझना है। इन दोनों आयोगों का अगर आप सिलेबस देखोगे, साइट है, आप साइट पर जाकर के इनका सिलेबस चेक करोगे, तो ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र नहीं आता है और इन दोनों के ही सिलेबस को ध्यान में रख कर के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। दूसरी चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि इसका जो एग्ज़ाम है ये थोड़ा डेप्थ पूछता है क्वेश्चन वगैरह और ये थोड़ा-सा मतलब उतना डेप्थ नहीं पूछता है। लेकिन अगर मैं पर्सनल रिकमेंड करूँ, तो मुझे जो है इसका जो एग्ज़ाम है वो जो पैटर्न है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का वो मुझे थोड़ा ईज़ी लगता है, बजाए कि इसके। तो इसका एक सीक्वेंस है, एक सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं यूकेपीएससी के थ्रू और इसके जो है मुझे थोड़े से अलग टाइप के लगते हैं, कहीं से भी कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन जो है रैंडम वो पूछा जाता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी और आप इसको समझ यूके पीएससी अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी आपकी क्या होती है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन सिलेक्शन कमीशन हो जाएगा। उसका जो है ये हो जाता है ना? तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन दोनों के ही थ्रू अगर आप बड़े लेवल का कोई एग्ज़ाम
दे रहे हैं तो आपको यूकेपीएससी को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप बिल्कुल ग्रुप सी वगैरह के जिसमें आपके फॉरेस्ट गार्ड वगैरह हो गया, उत्तराखंड पुलिस वगैरह हो गया, तो फिर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, है ना। ये तो 2001 में ही बन गया था, क्योंकि 2009 को तो ही आपका उत्तराखंड बन गया था, जस्ट 1 साल बाद इसको बना दिया गया था, और ये अभी बिल्कुल 17 सितंबर 2014 को आप देखोगे तो ये बनाया गया, है ना। तो आपको होप कि ये समझ आ गया होगा। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम उत्तराखंड करेंगे, या जो उत्तराखंड में आपको सिलेबस करा रही हूँ, इसमें हम क्या क्या करेंगे। देखिए, हिस्ट्री तो आपको पता ही है ना, हिस्ट्री करेंगे उत्तराखंड की, पॉलिटी वाला पोर्शन होगा, ज्योग्राफी हम करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, और आपका इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, इकोनॉमी वाला, इसमें जो है सांस्कृतिक, अगर आप देखेंगे सांस्कृतिक धरोहर बोल सकते हैं, तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे आपके मेले हो गया, मंदिर, जातियां, यात्राएं, उत्सव वगैरह हो गया, ये सारे के सारे जो है ये इसी के अंदर जाते हैं। ताल वगैरह हो गया, या स्पेशल कहीं पर किसी भगवान की या मंदिरों की जो है वो मान्यता होती है ना। यात्राएं अलग अलग उत्तराखंड में अलग अलग जगह से निकाली जाती हैं, उत्सव होते हैं, बहुत टाइप के मेले होते हैं, नृत्य है, संगीत है, किसी स्पेशल जगह में कोई स्पेशल खाना जो है गढ़वालियों का होता है या कुमाऊनियों का होता है, तो वो ये सारी चीजें हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, है ना। इसके अतिरिक्त भी अगर आप देखोगे तो खेल जगत हो जाएगा, खेल जगत है, आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, उत्तराखंड में क्या क्या है आपके, इसको, है ना। और आपका जो है उत्तराखंड में आपका क्या हो जाएगा, खेल जगत हो जाएगा। इसके अलावा जो है खेल जगत हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, आपका जो है वो महान विभूतियां हैं, यानी कि फेमस पर्सनैलिटी हैं, पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है वो अलग अलग जो है योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं, योजनाएं देखोगे आप। तो कुल मिलाकर के, या इसका बिल्कुल हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे हम, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है, फिर प्रोटो आता है, हिस्टोरिकल पीरियड आता है, ये सारा हिस्ट्री के अंदर, जिसमें हम चंद वंश, पवार वंश, और आपका जो उत्तर कुमाऊं के कमिश्नर हुए वो हम देखेंगे, टिहरी के जो 5 राजा हुए उनको देखेंगे, गोरखा शासन देखेंगे, सारा का सारा इसी के अंदर। पॉलिटी में जैसे पंचायती राज व्यवस्था है उत्तराखंड में, इसकी क्या स्थिति है, ज्योग्राफिकल कंडीशन में हम सारे पर्वत वगैरह देखेंगे, और अभी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा। इकोनॉमिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में क्या, कृषि वगैरह पर क्या है, और थोड़ा सा अगर हम थोड़ा इससे हटके भी देखेंगे तो इंडियन परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे कि भारत में उसकी स्थिति क्या है, और उत्तराखंड जो स्टेट है उसमें उसकी स्थिति क्या है। तो आप कंप्लीटली इसको एक लाइन में अगर आपको समझना होगा, तो जो भी कैंडिडेट नए हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऐसे समझिए कि जो दोनों आयोग हैं, उन दोनों आयोगों का जो भी सिलेबस है वो आपका एक छूटेगा नहीं, उसको हम कंप्लीट बिल्कुल मैं आप तक मतलब सारे के नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराती जाऊंगी। और ये पर्टिकुलर किसी एक बुक से नहीं मैं बना रही हूँ, ये बहुत सारी बुकें हैं जो मैंने कलेक्ट करी हैं, फिर उनसे मैं बिल्कुल मतलब जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, और PYQ दे करके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है लास्ट 9-10 साल के, उनको देकर अलग अलग एग्जाम, अलग अलग टाइम पर अलग अलग एग्जाम आयोगों द्वारा किए गए हैं, उनको भी ध्यान में रख करके मैं आपको ये सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करा रही हूँ। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जब एक टॉपिक कंप्लीट करूंगी, जैसे ये तो सिर्फ प्रतीक चिन्ह के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन कोई भी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ PYQ आपको साथ में कराऊंगी, कुछ मैं स्वयं से ही एक पेपर बनाऊंगी, यानी कि PYQ बनाऊंगी, और वो भी आप तक यहाँ पर ही मैं सॉल्व कराऊंगी उसे। इससे आपको ये होगा कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को भी देख पाएंगे कि अभी आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, और आपको जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक है वो कितना हद तक या किस हद तक समझ में आ रहा है ना। तो होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, जो नए बिल्कुल स्टूडेंट है, जो बिल्कुल अभी बिगनर हैं और शुरू से शुरू कर रहे हैं, है ना। इसके बाद भी अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग या कुछ और पूछना है, कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करूंगी और जवाब दूंगी, है ना। तो इससे पहले हमने
कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने जो है उत्तराखंड के राज्य चिन्हों पर हमने चर्चा की थी। तो हमने सिर्फ ये देखा था कि उत्तराखंड कैसे बना, और हमसे पहले और हमसे बाद भी कई राज्य बने, और उत्तराखंड हिमालयी राज्य में 11वें नंबर पर आ गया था, और अगर गणतंत्र के हिसाब से देखेंगे तो 27वां राज्य बन गया था। वर्तमान स्थिति भारत में क्या है कि 28 राज्य हैं और आपके 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने जो है राजभाषा अधिनियम पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था कि अभी क्या है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के दोनों जो है वो उत्तराखंड की राजभाषा है ना। संघ की राजभाषा भी हमने साथ में पढ़ी हुई थी। तो वो भी यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज फिर समझते हैं उत्तराखंड का राज्य पशु। राज्य पशु ये तो आपको पता ही है कि कौन है। तो उत्तराखंड का राज्य पशु जो है वो कौन है, आपका कस्तूरी मृग है ना। कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग जो है वो आपका उत्तराखंड का राज्य पशु है। और समझते हैं इसे, कस्तूरी मृग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, पहले उनको समझते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में उसकी फोटो भी आपको साथ में दिखाती रहूंगी। तो कस्तूरी मृग के उसमें क्या है, पहला पॉइंट है कि इसे क्या कहा जाता है, हिमालयन मस्क डियर। हिमालयन मस्क डियर इसे कहा जाता है, मस्क डियर। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि बिल्कुल आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप एक पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठ जाइए, और जो भी आपको लगता है कि ये कुछ नया इंफॉर्मेशन है या कोई नया है जो पढ़ाई से रिलेटेड है, तो आप उसको नोट डाउन भी करते जाइए। हालांकि ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये शायद सबको ही पता है, लेकिन बिल्कुल जो शुरू से शुरू कर रहे हैं तो वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है इसमें क्या है वो देखते हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है आपका, मॉस्कस, मॉस्कस काइसोगास्टर, काइसोगास्टर है ना। ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। अगर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, आपको नोट डाउन करते रहना है, क्योंकि कई बार साइंटिफिक नेम भी आ जाता है या मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है, जिसमें आपको साइंटिफिक प्रतीक चिन्हों जो अलग अलग है उनके साइंटिफिक नेम जो नेम है वो आपको मैच करने के लिए पूछा जाता है ना। मॉस्कस काइसोगास्टर जो अगर हम देखेंगे कि कितने ऊंचाई पर पाया जाता है, तो मेजरमेंट क्या है कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिखता है, जैसे अभी मैं आपको अगर बता दूं कि ये कितने ऊंचाई पर पाया जाता है, तो ये जो है आपका वो है 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। तो ये जो ऊंचाई होती है बेसिकली ये समुद्र तल से नापी जाती है ना। जहां पर समुद्र का लेवल होगा उस एरिया में, वहां से कितनी एरिया पर ये है, ये जो है नापी जाती है, इस तरीके से मेजर किया जाता है। तो ये जो पाया जाता होगा ये 3600 मीटर से 4400 मीटर अप्रोक्स जो है, इतना, इससे ऊपर भी थोड़ा बहुत हो सकता है और इससे नीचे भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड में जो है इसकी कितनी प्रजातियां हैं, 4 प्रजातियां हैं। उत्तराखंड में इसकी केवल 4 प्रजातियां हैं। हालांकि हो सकता है विश्व लेवल पर इसकी और भी प्रजातियां हो, है ना। और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है देखते हैं। केदारनाथ, वहां पर ये पाया जाता है। फूलों की घाटी अगर आप देखोगे, केदारनाथ आपका कहाँ पड़ेगा, रुद्रप्रयाग में, ये तो सबको ही पता होगा। फूलों की घाटी आपको पता ही है, ये चमोली में है, चमोली में है। फूलों की घाटी में भी ये पाया जाता है। और अगर आप देखोगे पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ है ना, पिथौरागढ़ में भी ये पाया जाता है। तो इन जगहों पर जो है, और अगर आप हाँ उत्तरकाशी है ना, उत्तरकाशी में भी ये पाया जाता है। तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको, केदारनाथ पड़ेगा, फूलों की घाटी पड़ेगा, पिथौरागढ़ पड़ेगा, उत्तरकाशी पड़ेगा, इन जगहों पर जो है ये पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या इसका, हिमालयन मस्क डियर भी इसे कहा जाता है, और सॉरी ये मस्क डियर इसे कहा जाता है, मॉस्कस काइसोगास्टर इसका जो है साइंटिफिक नेम है। कितनी ऊंचाई पर, 3600 मीटर ऊंचाई से 4400 मीटर तक ये पाया जाता है। उत्तराखंड में इसकी केवल कितनी प्रजातियां, टोटल जो है 4 प्रजातियां हैं। केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी वाले एरिया में ये आपको मिलेगा, है ना, उत्तराखंड के। इसके अलावा अगर हम देखेंगे उत्तराखंड में तो ये है ही है, इन जगहों पर है। इसके अलावा जो है अगर हम भारत में देखेंगे तो किन किन राज्यों में पाया जाता है, देखो हिमाचल में ये मिलेगा आपको, सिक्किम में मिलेगा, इन स्टेट्स में भी ये जो है पाया जाता है। कौन, कस्तूरी मृग। और अगर आप एक और नाम यहाँ पर देखोगे तो कश्मीर है ना, कश्मीर में भी ये पाया जाता है। इन 3 राज्यों यानी कि उत्तराखंड के अलावा इन 3 राज्यों में भी ये पाया जाता है।
प्रजातियां भी इसकी 4 है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के अलावा मतलब ये टोटल अगर भारत के अंदर देखेंगे तो 4 ही राज्यों में मिलता है। प्रजातियां इसकी अलग-अलग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कौन-कौन सी है, यानी कि इसकी विशेषता क्या-क्या है इसकी विशेषता। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं, समझते हैं क्या-क्या है। देखिए इसकी विशेषता है कि ये क्या कैसे कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। तो भूरा होता है ये, और इसमें जो है काले स्पॉट होते हैं, ब्लैक कलर के इसके अंदर स्पॉट होते हैं। मैं अगर आपको इसको पिक्चर में दिखाऊं तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, 1 मिनट। भूरे रंग का होगा, काले, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको इसको साथ में फोटो में भी आपको दिखाती चलूंगी, ताकि आपको, हालांकि आपने कई बार इसकी फोटो देखी होगी, लेकिन फिर भी और अच्छे से दिमाग में सेट हो जाती हैं चीजें। तो यहाँ पे देखते हैं पिक्चर्स के थ्रू भी इनको देखते हैं कि ये देखिए कुछ इस तरीके से है, ये देख रहे होंगे आपको, है ना। तो ये दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए ब्राउन कलर के हैं, और इनमें ब्लैक और येलो, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे ये येलो कलर, हालांकि इसमें जो है आपको व्हाइट कलर के दिख रहे होंगे, लेकिन ये कैसे कलर के हैं, येलो कलर के। ठीक है, ये कैसे कलर के हैं, ये आपको छोटे छोटे स्पॉट दिख रहे होंगे, ये आपको कैसे कलर के हैं, ये आपके हैं बिल्कुल येलो कलर के स्पॉट आपको देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। अच्छा, इसको बड़े एक ही पिक्चर में समझते, ये देखिए, ये आपको ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये है आपका, ये देखिए ब्राउन कलर का है ये, और इसमें ब्लैक कलर का है, और ये जो येलो येलो जो है इसमें स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं, और आगे फिर देखेंगे इसको, वापस आ जाते हैं पहले कहानी पे, और क्या क्या होता है। जो इसकी एज है अप्रोक्स वो कितनी है, 20 ईयर, 20 ईयर, मतलब इससे ऊपर ज्यादा हो सकती है अगर इसका जो है खान पान अच्छा है इसका जो है, तो इस तरीके से इसकी एज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अप्रोक्स एज जो बताई गई है वो कितना है, 20 ईयर्स जो है वो आपकी इसकी बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके सींग नहीं होते हैं, इसके सींग जो है वो नहीं होते हैं, तो ये अपनी रक्षा जो है, बेसिकली इसके 2 नुकीले दांत होते हैं, उससे ये अपनी रक्षा करता है। तो प्रकृति ने हर किसी को अपनी रक्षा करने लिए कुछ ना कुछ दिया है जिससे वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम इसका देखेंगे तो वो क्या है कि इसका एक ग्लैंड होती है, मस्क ग्लैंड बोलते हैं उसको, मस्क ग्लैंड, ठीक है, जहां से क्या है, कस्तूरी प्राप्त होती है, मस्क ग्लैंड, यानी कि ग्रंथि होती है एक, इससे ही जो है वो आपका कस्तूरी निकलती है। तो जो कस्तूरी निकलती है वो इसी मस्क ग्लैंड से निकलती है, बिल्कुल पेट के है आसपास एक ग्लैंड होती है जिससे ये निकलती है, कस्तूरी निकलती है। अब ये कस्तूरी जो है लगभग 3 से 4 साल में बनती है, यानी कि 3 से 4 साल का समय लग जाता है। और कितनी बनती है, 30 से 40 ग्राम। हालांकि ये अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अगर उसका खान पान कैसा है, वो मतलब किस तरीके से उसका संरक्षण भी किया जा रहा है, और वो पूरी तरह डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट उस हिसाब से है कि, हालांकि ये क्लाइमेट के ही हिसाब से रहते हैं, लेकिन फिर कहीं भी खान पान का भी डिपेंड करता है। और यदि उसको बिल्कुल स्वस्थ है तो 30 से 40 ग्राम तक भी उसको जो है कस्तूरी मिल जाती है। ये कम भी हो सकता है, कहीं कहीं आपको ये 20 से 30 ग्राम भी मिल जाएगा। तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, मैंने आपको बोला कि वो किस तरीके से है, उम्र किस परिपक्व हुआ कि नहीं। और ये जो मैच्योरिटी के बाद ही आपका इससे कस्तूरी मिलेगा, कस्तूरी मिलेगी, मतलब यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई मृग है और आपको डायरेक्ट जैसे वो पैदा हुआ उसके 1-1.5 साल में ही आपको जो है कस्तूरी मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है तभी उससे कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है, और ये केवल मेल में होता है, ठीक है, मेल में ही होती है, क्योंकि ये ग्लैंड जो है ना वो केवल मेल जो मृग होगा उसी के अंदर पाई जाएगी, फीमेल में होती नहीं, या होती भी है तो बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि उसमें कस्तूरी बनती ही नहीं है। तो ये आपको समझना है यहाँ पे। और आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल 30 से 40 ग्राम ही जो है वो आपकी मिलती है, सिर्फ और सिर्फ इतने मिलती है, और बहुत लंबा टाइम जो है लग जाता है, लगभग 3 से 4 साल तक का भी समय लग जाता है इस कस्तूरी को बनने में। आगे देखते हैं क्या होता है। और जो ये कस्तूरी है इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग जो है पारंपरिक तौर पर इत्र वगैरह बनाने में किए जाते हैं। इसके एक विशेष आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये कस्तूरी जो है ये जिस जिस एरिया से निकलता जाता है, तो ये कस्तूरी जो है
निकलती रहे, खुशबू एक तरीके से होती है क्योंकि इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके स्मेल से भी यानी कि जो खुशबू है उससे भी इसको पहचाना जा सकता है कि ये कस्तूरी मृग होगा, क्योंकि ये दिखता और नॉर्मल मृग की ही तरह है। तो इसको आप इसकी खुशबू से भी आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इत्र बनाने में तो उसका प्रयोग किया जाता है। दमा हो गया, मिर्गी वगैरह जो डिजीज होती हैं इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, और हृदय संबंधी जो रोग होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है कस्तूरी का, है ना। तो अभी तो जो है सिंथेटिक रूप से भी कस्तूरी बनाई जा रही है, क्योंकि जब सरकार को लगा कि लोग जो है इनका खूब इनको कस्तूरी के चक्कर में बिल्कुल ही विलुप्त होने वाले प्रजातियों के अंदर ये काउंट हो गए थे, तो सरकार ने अभी क्या कर दिया है, अभी तो टेक्नोलॉजी या सब चीजें आप देखोगे थोड़ी सी एडवांस हो गई हैं, तो प्राकृतिक चीजें थोड़ी सी मिलनी से या नेचुरल चीजें मिलनी कम हो गई है, तो सिंथेटिक भी बनाया जा रहा है कस्तूरी। सेम वैसे ही खुशबू देता है जैसे कि कस्तूरी में होती होगी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इनकी रक्षा करने के लिए भी सही एक मतलब एक सही डिसीजन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जो मेन भोजन होता है, जो मुख्य भोजन होता है, वो इनका क्या होता है, केदार पाती। क्या होता है, केदार पाती। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये एक स्पेशल टाइप की घास होती है जो केवल उन्हीं एरिया में पाई जाती है, बिल्कुल हाइट वाले एरिया में, जिस एरिया में ये रहते हैं, केदार पाती। और ये मुख्य भोजन हो सकता है इनका। इसके अलावा ये घास वगैरह जो होती है उसको भी खाते हैं, लेकिन अगर ये मिल जाती है तो इनकी फेवरेट में कह सकते हैं। जैसे भोजन तो बहुत हो सकते हैं ना हम लोगों के, लेकिन फेवरेट कोई पर्टिकुलर एक ही होता है, तो वैसे भी इसका जो मुख्य है भोजन वो केदार पाती है। अब अगर मान लो केदार पाती उसे नहीं मिल रही है तो वो कुछ और घास फूस भी खा लेता है, क्योंकि शाकाहारी होता है तो खा सकता है, केदार पाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एफेड्रा भी इसे कहा जाता है। इंग्लिश में अगर आप देखोगे जो बच्चे हैं, एफेड्रा, ठीक है, एफेड्रा भी इसको कहा जाता है। किसको, केदार पाती को। एफेड्रा भी इसे कहा जाता है, इस केदार पाती को, इंग्लिश में एफेड्रा। तो ये इसका मुख्य भोजन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इसकी एक खासियत है कि ये निवास स्थान अपना कभी नहीं बदलता है। तो ये अपना निवास स्थान कभी बदलता ही नहीं, एक ही जगह पे रहता है हमेशा, आपको उसी एरिया में। लेकिन कई कई जगह या अगर आप देखोगे तो कहा गया है कि ये अपना निवास बदल सकते हैं जब इनको खतरे का अनुभव हो, यानी कि अगर इनको लगा कि इनको खतरा है, कोई इनको मार सकता है, तो ये जो है अपना निवास स्थान बदल लेते हैं। और जब तक इनको खतरा महसूस नहीं होता है, एक ही इनका निवास स्थान होता है। आगे देखते हैं इनके बारे में और क्या क्या है। देखिए, कस्तूरी मृग संरक्षण। अब मैंने आपको बोला कि बिल्कुल 30-40 ग्राम कस्तूरी के लिए कई बार जो है इंसान जो है इनकी ही पकड़ता था, और फिर कस्तूरी निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लैंड में है तो जाहिर सी बात है आपको उनको बेहोश करना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं। या कई बार इंसान जो है बिल्कुल सावधानी पूर्वक नहीं निकालता था, और जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस हद तक बहुत ज्यादा लेवल पर इनकी मतलब मृत्यु होती गई, और एक समय ऐसा आ गया कि बिल्कुल विलुप्त होने वाली स्थिति में आ गई। तो सरकार ने फिर कहीं ये विलुप्त न हो जाए, इसके लिए फिर क्या है, सरकार एक्शन में आई, और उन्होंने क्या किया समझते हैं। अब क्या किया सरकार ने, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये तो सबको पता ही है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब बना था, 1972 में। ये तो आप सबको ही पता होगे। इसके अंदर कितनी है टोटल, जो है वो कितनी अनुसूचियां हैं, 6। टोटल अनुसूची कितनी है, 6। अलग अलग है, जैसे 6 अलग अनुसूचियों में अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं, किसमें क्या होगा। जैसे हम फर्स्ट इसको जो है यानी कि कस्तूरी मृग को अनुसूची फर्स्ट में रखा गया, किसमें, फर्स्ट अनुसूची में रखा गया। अब फर्स्ट अनुसूची कहती है, इसमें क्या प्रावधान है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की फर्स्ट अनुसूची में क्या है कि जो है अनुसूची में वे प्रजातियां जिन्हें पूरी तरह से संरक्षित किया जाता है, और अगर यदि इनका शिकार या व्यापार किया जाता है तो बिल्कुल ही मना है, तो आपको जुर्माना हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। तो ये अनुसूची फर्स्ट में, और जो ये कस्तूरी मृग है इसको अनुसूची फर्स्ट में ही रखा गया। कस्तूरी मृग को जो है अनुसूची फर्स्ट में ही रखा गया। तो आप बिल्कुल ही ऐसे समझिए कि फर्स्ट में केवल उन्हीं जीव जंतुओं को रखा गया है जिनकी बिल्कुल ही ना आप व्यापार कर सकते हो और ना ही इनका शिकार वगैरह करते हैं। यदि आप इनका शिकार करते हो या व्यापार करते हुए पकड़े गए तो सरकार के द्वारा जो है आपको ठीक ठाक जुर्माना पड़ेगा या फिर आपको जेल भी हो सकता है। तो अनुसूची वैसे ही सेकंड में भी क्या है कि आप जो है जैसे किन्हीं गिनी जानवरों का शिकार कर सकते हो व्यापार के लिए, कुछ कुछ जानवरों का आप शिकार कर सकते हो व्यापार के लिए। 3 में भी ऐसे ही कहा गया है
चार, और अगर आपको इसको डिटेल देखना है तो आप गूगल वगैरह कर सकते हो। वहां पर 6 अनुसूचियों में अलग अलग प्रावधान जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या काम करता है? इनका काम यही है कि जीव जंतुओं की रक्षा करना, और यदि कोई जीव जंतु विलुप्त होने वाली कगार पर है, या उसका ज्यादा दोहन किया जा रहा है, या उसको जो है बिल्कुल ही क्षति पहुंचाई जा रही है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उसको जो है फिर अनुसूचियों के अकॉर्डिंग डाल देता है, जिसके उल्लंघन करने पर आपको सजा या जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या है, देखिए 1972 में कस्तूरी, तो जब कस्तूरी मृग का पता चला कि इसका भी अभी बिल्कुल विलुप्त होने वाला है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ने भी क्या कर दिया इस पर, तो सर्वप्रथम कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, सॉरी, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पड़ेगा? रुद्रप्रयाग में स्थित है ये। और रुद्रप्रयाग में भी जो केदारनाथ मंदिर है, आपको पता है 4 धामों में एक धाम कौन है? केदारनाथ मंदिर है, उसके ही आसपास आपको केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य भी मिलेगा, इसी मंदिर के आसपास ही आपको मिलेगा, है ना। तो ये वहां पर आपको मिल जाएगा, केदारनाथ मंदिर के आसपास है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य ने क्या कर दिया था, इसके अंदर एक जो है कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की। तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में इनके लिए अलग से एक कस्तूरी मृग विहार की स्थापना करी, जहां पर ये केवल और केवल यही रहेंगे। ठीक है, तो 1972 में तो क्या आया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इसके तहत केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य ने किसकी स्थापना कर ली? कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कर ली, अपने इसी अभ्यारण्य के आसपास इनका संरक्षण करने के लिए, है ना। दूसरी जगह आप देखोगे बागेश्वर में एक जगह है, गांव पड़ता है एक मेहरोड़ी, है ना। और ठीक 2 साल बाद 1974 में वहां पर भी इनके संरक्षण के लिए क्या कर दिया गया? इनके संरक्षण के लिए क्या कर दिया गया? एक कस्तूरी मृग अनुसंधान बनाया गया, कस्तूरी मृग अनुसंधान ये बनाया गया। ठीक है, कस्तूरी मृग अनुसंधान बनाया गया, कहां पर? बागेश्वर में। कब? ठीक 2 साल बाद। देखो 1974 में तो ये बना, और 2 साल बाद कितना +2 करना है 1974 में। एक और पॉइंट आपको इसमें समझना है, देखते हैं, ये आपने होप की नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1984 की बात है, चमोली जिला, है ना। तो चमोली के कांचुला खर्क, कई बार आपने नाम सुना होगा, कांचुला खर्क, है ना। कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है वो स्थापित कर दिया गया, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। तो कांचुला खर्क में क्या बनाया गया? कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र बनाया गया। कहाँ? केंद्र। और ये कहाँ बनाया गया पर्टिकुलर? तो ये बनाया गया जो है आपको, जो नंदा देवी, जो क्या है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी की बाउंड्री के अंदर जो है ये कांचुला खर्क मतलब ये बनाया गया है ना। तो वहां पर इनके संरक्षण के लिए बनाया गया। तो ये सरकार द्वारा समय समय पर जो है, या अलग अलग डिस्ट्रिक्टों ने इनके संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं, और ये सराहनीय भी हैं, है ना। अगर आप देखोगे और तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में कहाँ कस्तूरी पाए जाते हैं? तो पिथौरागढ़ के कहाँ? पिथौरागढ़ के अंदर एक है अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार। ठीक है, तो अगर आपको सबसे ज्यादा कस्तूरी उत्तराखंड में कहाँ मिलेंगे? तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? इसमें मिलेंगे, कहाँ? पिथौरागढ़ के अस्कोट वन्यजीव विहार में। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। जीव अभ्यारण्य है जो, आप विहार नहीं होगा ये, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका अभ्यारण्य हो जाएगा, अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य, वहां पर आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे कौन? कस्तूरी मृग, है ना। और वापस अगर आपको इसकी फोटो देखनी है तो एक बार मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आगे शुरू करते हैं। देखते हैं पिक्चर्स, और ये आप देखोगे, ये है, ये देखोगे, ये तो ये
ये आपको क्या दिख जाएगा, कस्तूरी मृग दिख जाएगा। ये है बिल्कुल हिरन की तरह ही आपको दिख रहा होगा। इसके सींग नहीं होते, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल इसके सींग नहीं है ना, इसके सींग नहीं होते हैं, देखो सींग नहीं है इसके। यहाँ 2 नुकीले दांत होते हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो उनसे जो है ये अपनी रक्षा करता है। और अगर आप देखोगे तो ये जो पेट के आसपास इसकी एक ग्रंथि होती है, जहां पर जो है कस्तूरी पाया जाता है, बिल्कुल छोटा सा ही होता है। और ये आप देख सकते हो, ये सिंगल अकेले है और ये फिर उनकी झुंड में फोटो है। आप देखोगे तो इसमें अलग अलग है, जैसे एक ये है आपका, एक ये है, एक ये है। यहाँ भी बहुत सारे आपको दिख जाएंगे अलग अलग, छोटा आपको उसमें नहीं दिख रहा होगा। तो ये क्या है आपका, कस्तूरी मृग है ना। आगे देखते हैं, वापस अपनी कहानी समझते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं राज्य पुष्प क्या है। राज्य पुष्प तो ये आपको पता ही है क्या है, आपका ब्रह्म कमल है ना, ब्रह्म कमल है। तो ये आपका क्या है, राज्य पुष्प है, ये ब्रह्म कमल है। ये तो कई बार मैं फोटो इधर जब कर रही हूँ है ना, स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है आपका, सोसूरिया अबवेल्टा। सोसूरिया अबवेल्टा, अबवेल्टा इसका जो है साइंटिफिक नेम है, किसका, राज्य पुष्प का। अगर फोटो हम देखना चाहेंगे तो एक बार हम फोटो देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर वैसे हम देखेंगे तो ये कहाँ पाया जाएगा आपका, बिल्कुल ही, एक सेकंड, अगर हम ऊंचाई देखेंगे तो ये अभी दिखा देते हैं, पहले फोटो देख लेते हैं, पिक्चर्स। और ये देखो, आपको ये है आपका ब्रह्म कमल, ये है आपका ब्रह्म कमल है ना, दिख रहा होगा आपको, ये है ब्रह्म कमल, ये आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का ही कुछ होता है। और फोटो इसमें, हाँ एक ये भी है, ये आप देखोगे ब्रह्म कमल है। तो ये इसकी पत्तियां हैं, ये आपको देखेंगे। अब इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, ये किस प्रजाति का है ये तो नहीं पता है, लेकिन टोटल अगर विश्व में इसकी देखेंगे तो लगभग जो है वो 210 प्रजाति हैं, और उत्तराखंड में तो केवल इसकी 24 प्रजाति हैं। तो उनमें से कोई ना कोई ये रहा होगा। चलिए अब पढ़ते हैं एक एक करके इसके टॉपिक को समझ। तो ये अगर कितने ऊंचाई पर पाया जाता है, तो 4800 मीटर। अगर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका, तो 4800 मीटर से और लगभग 6000 मीटर तक, कितना, 6000 मीटर तक ये आपको मतलब देखने को मिलेगा। अभी आपने फोटो देख ली, कोई ना कोई प्रजाति उसकी रही होगी। हमने पढ़ा कि वर्ल्ड में इसकी जो है ना, कितनी, 210 प्रजाति है, किसमें, वर्ल्ड में। और अगर हम यूके में देखेंगे तो इसकी कितनी प्रजाति है, 24 प्रजाति है, 210 प्रजातियां इसकी पूरी दुनिया में, और उत्तराखंड में कितनी है, 24 प्रजातियां आपको इसकी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाएगा आपका, तो वही सेम केदारनाथ में, केदारनाथ में आपको ये दिखाई देगा। और आपको फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर, वही फूलों की घाटी, क्योंकि ऊंचाई पर होने वाले स्थान है तो ये बिल्कुल ऊंचाई पर है। फूलों की घाटी और पिंडर घाटी, पिंडर घाटी, वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। इन जगहों पर आपको ये ज्यादातर देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर है ना। विशेषता देखते हैं इसकी क्या क्या है, तो इसकी विशेषता देखते हैं क्या है। तो ये साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है, पूरे साल में सिर्फ एक बार खिलता है ना। बैंगनी कलर का इसका जो है, जो कलर हम इसका देखेंगे, कलर वैसे ये बैंगनी कलर का होता है। अब ये प्रजातियां अलग अलग हैं, तो शायद प्रजातियां फिर क्या होती होगी, अलग अलग होने की वजह से जो हमने दिखा है वो किसी एक प्रजाति का होगा, तो उसका फूल का कलर बैंगनी नहीं होता होगा। दूसरा क्या है, अगर हम देखेंगे तो कितना होता है, केवल 70 से 80 सेंटीमीटर तक ही ये पेड़, छोटा सा पौधा होता है, ये वहां पर इतना ही आपका जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि महाभारत का वन पर्व, महाभारत तो सबने ही देखी होगी, वन पर्व है। अब आप कई लोग सोचेंगे वन पर्व क्या है। देखिए वन पर्व क्या है, जैसे महाभारत है, महाभारत जो है इसमें टोटल 18 पर्व हैं। अब आप सोचोगे पर्व क्या हुआ, पर्व महाभारत में चैप्टर्स जो होते हैं उनको, या लेसन जो होते हैं उनको क्या कहा गया, पर्व कहा गया। जैसे आप रामायण देखोगे, रामायण में कितने कांड है, टोटल 7 कांड है। तो किसी भी, जैसे कि कोई बुक होती है, उस बुक में टोटल कितने चैप्टर हैं, तो वैसे ही महाभारत जो है उसमें कितने हैं, टोटल 18 पर्व है। और उनमें से एक पर्व क्या है, वन पर्व है। तो इस वन पर्व में, इस
ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प इसको कहा गया है वन पर्व में। इसको 18 पर्व से, जैसे एक भीष्म पर्व है, ये भी महाभारत का ही है ना। भीष्म पर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें जो है भीष्म पर्व है, एक आपका जो है वन पर्व तो आपने पढ़ ही लिया है। जो अगर सबसे पहला पर्व हम देखेंगे तो आदि पर्व है। आदि पर्व है, सबसे पहला पर्व क्या है? महाभारत का आदि पर्व है। इसमें जो है पांडवों का जन्म और इस तरीके की पूरी बातें बताई गई। भीष्म पर्व भी है एक आपका। और वन पर्व में क्या है कि पांडव, इस वन पर्व में किस चीज का जिक्र है कि पांडवों ने जो वन में समय बिताया था उसका है। द्रौपदी जी का जो अपमान हुआ था उसकी भी चर्चा इसी में है, और वापस पांडवों का बदला लेने की चर्चा भी इसी वन पर्व में आपको देखने को मिलेगी, है ना। और बाकी क्या है इसमें देख लेते हैं कुछ और चीजें क्या है। अगर आध्यात्मिक इसका महत्व देखेंगे हम तो क्या है आध्यात्मिक महत्व, तो केदारनाथ मंदिर है ना, केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ मंदिर पर ये पुष्प जो है चढ़ाया जाता है, ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि शिव, भगवान शिव प्लस ब्रह्म भगवान, ब्रह्मदेव के लिए भी ये फूल जो है उनको चढ़ाया जाता है। उन भगवानों को भी ये फूल जो है वो चढ़ाया जाता है, या उन भगवानों से भी ये जुड़ा हुआ है। और इन दो मंदिरों में ये फूल जो है चढ़ाया जाता है ना। तो ये तो था आपका क्या है, कौन? ब्रह्मा कमल। उसके बारे में हमने देख लिया, उसकी फोटो भी आपने देख ली है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी, अच्छा एक और चीज मुझे आपको साथ में मेंशन करनी है। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें एक गलती हुई है। देखिए हमने पढ़ा था कि जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को बनकर के लागू हुआ, है ना, बनकर के लागू हुआ। और बना कब था? ये बना था 26 नवंबर 1949 को। अगर आप गौर करोगे तो मैंने 49 की जगह 59 लिखा था, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा, हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था, ये जो मुझसे मिस्टेक हुई है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। और यदि वीडियो में यानी बोलते टाइम कभी मिस्टेक हो जाती है तो मैं नेक्स्ट डे अपनी वीडियो देख करके फिर आपको करेक्शन करके बता दूंगी। फिर भी अगर कभी नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम ये गलती हुई है, मैं डेफिनेटली उसको जो है अगली वीडियो में सुधार दूंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, बन करके तो तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ था, है ना, इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट कब हुआ था? इस डेट को आपको हुआ था। ये करेक्शन आप जरूर कीजिएगा। चलिए आज की कहानी जो है वो खत्म करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।